हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वी आर ऑन ड्यू परीक्षा। और आज हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो एक पेपर है बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स का, उसके हम सेमेस्टर 2 के पीवाईक्यूज करेंगे। उसके 4 यूनिट्स हैं, हम एक एक यूनिट को लेके उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। आई होप आपको एंजाइम की जो हमने सीरीज बनाई थी पूरी पीवाईक्यूज की, आपको समझ आया होगा। आप उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए एंड लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आज हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो फर्स्ट यूनिट है वही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर यूनिट में अच्छे से अच्छा बताएं और इम्प्रूव करें अपनी टीचिंग स्किल्स और अपने पीवाईक्यूज को कैसे सिंप्लीफाई करके बताएं। चलिए देखते हैं। Let's look at the first question. Give the biochemical basis of the following. First is fructose 2,6-bisphosphate activates glycolysis and inhibits gluconeogenesis. जो fructose 2,6-बिस्फॉस्फेट होता है ना, वो पॉजिटिव रेगुलेटर होता है पीएफ के। व्हाट इज पीएफ के? पीएफ के इज द एंजाइम, एक तरीके से रेगुलेटरी एंजाइम होता है that catalyzes the rate limiting step in the glycolysis। इसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो कन्वर्ट कर देता है हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और जब इसके लेवल्स हाई होते हैं फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के, तो वो ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करता है। और ये जो पीएफ के 1 होता है, इट इज इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड सिट्रेट। लेकिन फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट क्या करता है? इनहिबिटरी इफेक्ट को कम करता है। कैसे? एटीपी एंड सिट्रेट के, और इंक्रीज कर देता है एंजाइम्स एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। जब जब हमारा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट हाई होगा तो ग्लाइकोलिसिस होगा। इट ऑल्सो इनहिबिट्स फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज, द एंजाइम जो कैटेलाइज करता है रिवर्स रिएक्शन फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज 1 को इनहिबिट कर देता है। वो कौन सा एंजाइम होता है जो रिवर्स रिएक्शन करता है इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस? तो ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होता है ना, इट इज मेड बाय फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, दैट इज अ बायफंक्शनल एंजाइम जिसके पास 2 सब यूनिट होते हैं। उसके पास होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 की एक्टिविटी एज वेल एज fructose bisphosphatase 2 की एक्टिविटी, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जो ये PFK2 एंड जो हमारा फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड इट्स ब्रेकडाउन। इट इज मेड फ्रॉम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। देन जब हमारा मतलब लाइक PFK2, मतलब हमने देख लिया बाय फंक्शनल एंजाइम है, उसकी 2 सब यूनिट्स हैं। तो जब हमारा इंसुलिन के लेवल्स हाई होते हैं, यानी जब हमारा एब्जॉर्प्टिव फेज होता है यानी आफ्टर मील, तो हमारा PFK2 एक्टिव हो जाता है, दैट इज इन डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म। और जो फॉस्फेटेज होता है 2, वो इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस प्रमोट होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब PFK2 एक्टिव है तो वो जल्दी से फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा और ग्लाइकोलिसिस को प्रमोट करेगा। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, जब हमारा ग्लूकागॉन का लेवल हाई होगा, दैट इज ड्यूरिंग फैट स्टे, सॉरी नॉट फैट स्टे, लाइक ड्यूरिंग फास्टिंग, एंड जब हमें एनर्जी की नीड होगी, तब क्या होगा? साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस आएगा, वो फॉस्फोराइलेट कर देगा PFK2 को, दैट इज अ बायफंक्शनल एंजाइम, जो क्या करेगा? इनएक्टिवेशन कर देगा PFK2 को, और क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 को, और जिसकी वजह से नो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगी ग्लाइकोलिसिस, और जब ये प्रमोट कर देगा किसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, दैट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट वी हैव कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हम ये मतलब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल से क्या होता है। और जब हमारे पॉलीमर्स बनते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम शुगर्स, फैटी एसिड्स,
ग्लाइकोलाइसिस से और अमीनो एसिड से, तो हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी, वी रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। और इसका एग्जांपल देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम अमीनो एसिड, और अगर देखें ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। फिर अगर हम एनाबॉलिज्म देखते हैं, ऑन द अदर हैंड वी हैव एनाबॉलिज्म, that is a metabolic processes in which breakdown of complex molecules takes place into the simpler ones like glycogen का breakdown होगा into ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा इनटू अमाइनो एसिड्स। तो ये ना एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के दो पायरुवेट मॉलिक्यूल में बन जाता है, टी से साइकिल हो गया, एंड जिसका नाम आता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, दैट इज एल्डोलेज ए और एल्डोलेज बी के बीच में डिफरेंशिएट करना है हमें। जो एल्डोलेज ए होता है ना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट पर एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट कर जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, वाइल ये जो एल्डोलेज बी होता है ना, वो एक तो क्लीवेज भी करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का, और फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, ग्लिसरल्डिहाइड में, ग्लिसरल्डिहाइड एज वेल एज, और क्या बनाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एल्डोलेज बी इन्वॉल्व होता है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में, जिसके अंदर वो क्लीवेज करता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट का, वाइल एल्डोलेज बी हमारा इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। फिर ये जो एल्डोलेज ए है वो हमारा मेनली मिलता है मसल में, ब्रेन में, आरबीसीज में, वाइल एल्डोलेज बी इज प्रेजेंट इन लिवर, किडनीज, मेनली लिवर में, क्योंकि वहाँ फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म होता है। अगर हमारा एल्डोलेज बी की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, वाइल एल्डोलेज ए में क्या होता है, उसके अंदर डेफिशिएंसी अफेक्ट करती है ग्लाइकोलिसिस की एफिशिएंसी को, क्योंकि एल्डोलेज ए की डेफिशिएंसी काफी रेयर होती है। ये दोनों ही लाइस एंजाइम होते हैं, यानी जो ब्रेक डाउन करते हैं, क्लेवेज करते हैं। नाउ इट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज is also known as hexokinase 1, while glucokinase is also known as hexokinase 4. Hexokinase 1 is present in all tissues, while glucokinase is present in liver parenchyma and pancreatic islet cells. Okay, and the substrate of hexokinase is glucose as well as fructose, but for glucokinase it is only glucose molecule, and hexokinase is non-inducible enzyme, it is not induced by insulin, while hexokinase is an inducible enzyme that is affected by glucose and insulin. It undergo allosteric inhibition by glucose 6 phosphate product जो होता है इसका, and glucokinase is not inhibited by glucose 6 phosphate. Hexokinase 1 has high affinity for the substrate, which means low Km, while glucokinase has high Km, which means low affinity. And if we see here, we have a graph. The yellow one is for hexokinase 1 and red one is for hexokinase 4. So there, for hexokinase 1, there will be a hyperbolic curve between enzyme activity and glucose concentration, and here we have for glucokinase it is a sigmoidal curve as shaped. यहाँ थोड़ा गलत बन सकता है लेकिन ये S shaped curved होता है। So what is the function of the hexokinase? Hexokinase activates breakdown of glucose to produce energy. Okay, while glucokinase activates glucose to remove it from the blood. Now let's look at another question. Phosphofructokinase, that is PFK1 catalyzed step is a committed step of the glycolysis. पहले हमें इसमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सा स्टेप में इन्वॉल्व होता है। तो इट इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस 8 into fructose 1,6 bisphosphate. It takes an phosphate from the ATP and convert ATP into ADP. It catalyzes a irreversible step. मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं होता, मतलब कोई अगर
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो इसके अंदर दूसरा पाथवे में एंटर नहीं कर पाएगा, लाइक हमारा ग्लाइकोजेनेसिस और जो दूसरे स्टेप्स हो गए उसके अंदर, एंड इट इज हाईली एक्सागोनिक क्योंकि इसके अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होता है, एंड इट इज हाईली रेगुलेटेड, इट इज हाईली रेगुलेटेड, इट इज नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय एटीपी एंड सिट्रेट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, एंड पॉजिटिवली रेगुलेटेड बाय फ्रक्टोज 6,2,6 बिस फॉस्फेट एज वेल एज एटीपी। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये भी देखा था कि फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट किससे बनता है, PFK2 से बनता है, दैट इज द बाइफंक्शनल एंजाइम एंड हैज 2 सब यूनिट्स, it has PFK2 activity as well as fructose bisphosphatase activity which is responsible for the breakdown of fructose 2,6 bisphosphate formation and breakdown, और कैसे वो प्रमोट करता है PFK1 को एंड ग्लाइकोलिसिस को, वो भी देख लिया था हमने। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, वाई ग्लूकोज एंड नॉट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज गिवन इंट्रावेनसली। देखो जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना वो तो एंटर कर जाएगा इजीली सेल्स को, इजीली एंटर कर जाता है सेल्स थ्रू स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूट्स जो प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और लेकिन हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक तरीके का चार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो मतलब एक ट्रांसपोर्टर रिक्वायर होता है इसके लिए जो हमारे पास नहीं होता, टू डायरेक्टली एंटर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल। फिर एक आता है कि इसके अंदर जब ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हमारा तब स्टार्ट होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म स्टार्ट जब हमारा ग्लूकोज एंटर कर जाता है सेल्स में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज इनटू ये आ जाता है। तो ये जो स्टेप होता है ना ये हाईली रेगुलेटेड होता है, डायरेक्टली अगर हम सप्लाई करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को इनटू द सेल तो एक तरीके से बाईपास कर देगा रेगुलेशन को और डिस्टर्ब करेगा एक तरीके से सेलुलर जो कंट्रोल होता है ना मैकेनिज्म हमारा बॉडी का वो, फिर एक तरीके से ग्लूकोज जो है ना केमिकली मोर स्टेबल होता है। तो नाउ यू हैव टू गिव द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। देखो पहले देना आपको गिव द रिएक्शन जनरेटिंग NADH इन ग्लाइकोलिसिस। देखो NADH ना हमारा तब जनरेट होता है जब हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ना वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और एक तरीके से ये रिवर्सिबल स्टेप होता है। Part of the question is about dehydration reaction in the glycolysis। तो जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है उसके अंदर से ये और ये H2O मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इनोलेज एंड कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में, इनोल पायरोवेट। नाउ थर्ड पार्ट रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लूकोज। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जहां हमारा एटीपी बन रहा है तो उसके अंदर हम देखते हैं 1,3 बिसफॉस्फो जो ग्लिसरेट होता है जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज से, तो ये रिएक्ट करता है एडीपी मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट एज वेल एज एटीपी मॉलिक्यूल के। ये अपना जो फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना एटीपी को डोनेट करता है और एज अ एटीपी मॉलिक्यूल बना देता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई फ्रक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड मोर रैपिडली देन ग्लूकोज। देखो जो हमारा फ्रक्टोज होता है ना वो एंटर करता है हेपेटोसाइट्स दैट इज लिवर सेल्स, और मतलब एक तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाता है एंड कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में बाय अनदर एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज दैट इज वेरी हाई एफिनिटी फॉर द फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। और जब अगर हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर होता है, देखो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर होता है तो वो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाय हेक्सोकाइनेज, फिर वो दोबारा कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर उसके बाद कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बाय PFK।
अब हमने देखा पीएफके एक तरीके से कमिटेड स्टेप को कैटेलाइज करता है और ये हाईली रेगुलेटेड होता है बाय एटीपी मॉलिक्यूल भी इसे इनहिबिट कर रहा है, सिट्रेट भी कर रहा है। और एटीपी मॉलिक्यूल एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं, तो ये हाईली रेगुलेटेड स्टेप होता है। लेकिन जब हमारा फ्रक्टोज मेटाबोलाइज्ड होता है ना, तो वो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ये वाला जो की रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं ना, ये बाईपास कर देता है, जिसकी वजह से कोई इनहिबिशन नहीं होता है इसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल का, ना सिट्रेट मॉलिक्यूल का, जस्ट लाइक जैसे ग्लूकोज में होता है। तो एक तरीके से फास्टर प्रोडक्शन होता है इसके अंदर, that's why it is metabolized more. Now we have another question. Give the pathway of galactose entry into the glycolysis. देखो जो galactose होता है ना, वो हमारा आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज से। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में, जिसके अंदर ये देखो, इसका इधर आप डायग्राम में देखो, ये जो C1 कार्बन है ना, ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है बाय गैलेक्टोकाइनेज, जो ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप टू द C1 पोजीशन ऑफ द गैलेक्टोज टू फॉर्म गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। अभी जो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट है ना, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन में से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब ये कैसे होता है? जिसके अंदर यूडीपी भी इन्वॉल्व होता है। यूडीपी क्या होता है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर मेनली 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसके अंदर स्टार्टिंग मतलब इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है, इसके अंदर एक शुगर न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव होता है, दैट इज यूडीपी गैलेक्टोज फॉर्म होता है। वो किससे होता है? यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है और वो क्या करता है? डिस्प्ले गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट डिस्प्लेस कर देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को फ्रॉम इट एंड खुद कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी गैलेक्टोज में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज गैलेक्टोज यूरिडाइल ट्रांसफरेज। ये जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट डिस्प्लेस कर देगा ना, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। फिर आता है हमारा यूडीपी गैलेक्टोज, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एक तरीके से इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज 4 एपिमरेज, ये एक्ट करेगा, तो इसका जो C4 कार्बन होता है ना, उस पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर दोबारा रिडक्शन होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूडीपी ग्लूकोज में। अब ये यूडीपी ग्लूकोज दोबारा रिसाइकल हो जाता है। अब ये जो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट हमारा आता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये किसके अंदर जाएगा? ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा और पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाएगा। आफ्टर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इसके अंदर जो यूडीपी ग्लूकोज होता है ना, वो हमारा रिसाइकल्ड हो जाता है इन द सेम रिएक्शन। Now another question, give the mechanism how arsenate blocks ATP synthesis in the glycolysis. Guys देखो, जो हम इसमें inhibitors है ना glycolysis के, ये काफी important है। Now let's look at another question, give the mechanism how arsenate blocks ATP synthesis in glycolysis. Before starting this question, I would like to say this कि आप लोग inhibitors करें glycolysis के, TCA cycle के, वो काफी पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्सेनेट कैसे ब्लॉक करता है एटीपी सिंथेसिस में। देखो जो हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है विदाउट आर्सेनेट, इन द एब्सेंस ऑफ आर्सेनेट कैसे हमारा रिएक्शन होता है। जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NAD+ और कन्वर्ट कर देता है NADH को NAD+ NADH में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये जब हमारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है, तो ये एक तरीके से ना, जब ये इसके ऊपर जब दूसरा एंजाइम एक्ट करता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, और अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल ATP को दे देता है टू फॉर्म ATP। ये हो जाता है हमारा क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जब इन द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनेट ये वाला स्टेप में ATP प्रोड्यूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आर्सेनेट, पेंटावेलेंट आर्सेनेट जो होता है ना, वो सिमिलर होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के। ये एंटर कर जाता है और इंटरफेयर करता है 6th एंड 7th स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, यही वाला 6th ये आ गया और 7th ये स्टेप आ गया। ये हो गया 6th
और ये हो गया 7th, इन दोनों में इंटरफेयर करता है। और आर्सिनेट क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल को इन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ये हमारा आ जाता है ग्लिसरॉल, सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड, सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से सब्स्टिट्यूट कर देता है फॉस्फेट में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1, देखो फर्स्ट पोजीशन पे आर्सिनेट ग्रुप है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 आर्सिनो 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट में। अब जब ये हमारा ये कन्वर्ट होता है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है इसका इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेज, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड आर्सिनेट, जिसकी वजह से हमारा नो एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि जब 2 एटीपी प्रेजेंट होते हैं 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट में से, तो उसमें से एक तो निकल जाता है एज एटीपी मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर एक ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, तो एक तो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में पूरा, और ये जो आर्सिनेट होता है ना, ये तो आर्सिनेट में निकल जाएगा और कोई एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसे ही एटीपी का प्रोडक्शन नहीं स्टॉप करता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, आयोडो एसिटेट इज अ सुसाइड इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो आयोडो एसिटेट है, ये सुसाइड इनहिबिटर है। हमने एंजाइम सीरीज में देखा था सुसाइड इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है एंजाइम के साथ, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं उसके एक्टिव साइड में, और उसको परमानेंटली क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम को, जिसकी वजह से वो मतलब एंजाइम रिकवर नहीं हो पाता। तो ये किसको ब्लॉक करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस को। ये कहाँ इन्वॉल्व होता है, वही स्टेप, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। अब जब आयोडो एसिटेट इसको इसके मतलब एल्काइलेट कर देता है एक्टिव साइट को, किसको, जो एसएच ग्रुप होता है ना, उसका सिस्टीन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है इसके एक्टिव साइड में। अब जो सिस्टीन रेसिड्यू होता है ना, उसके पास एसएच ग्रुप होता है, दैट इज हाइड्रोसल्फाइल ग्रुप होता है, उसको एल्काइलेट कर देता है और बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ, और परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को, जिसकी वजह से हमारा जो एंजाइम है वो वर्क नहीं कर पाता और ये वाला स्टेप होता नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लाइकोलिसिस होता है ना, वो इनहिबिट। अनदर question is, give the cause and symptoms of the following disease. First is galactosemia. So galactosemia occurs due to deficiency of galactose 1 phosphoruridyl transferase, that is the enzyme that is involved in the conversion of the galactose 1 phosphate into it is involved in the displacement of glucose 1 phosphate from UDP glucose to form UDP galactose। ये अभी हमने पीछे देखा था लास्ट क्वेश्चन में। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर हमारा गैलेक्टोज 1 फॉस्फोयूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट से हमारा यूडीपी गैलेक्टोज नहीं बनेगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से अक्यूमुलेशन हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का एज वेल एज गैलेक्टिटोल का। जब ये इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो गैलेक्टोज जो है ना, जब गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो क्या होगा, इंक्रीज लेवल्स में वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, तो गैलेक्टिटोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनका अक्यूमुलेशन कहाँ हो जाएगा, नर्व्स में, लेंस में, किडनी टिश्यूज में। देखो तो गैलेक्टिटोल की वजह से क्या होगा, हमारा कैटरेक्ट। फर्स्ट सिम्टम्स कैटरेक्ट, फर्स्ट सिम्टम हो जाएगा हमारा कैटरेक्ट। फिर ये लिवर को भी डैमेज करेगा, मेंटल रिटार्डेशन, एंड इसके अंदर लेथार्जी भी रहेगी, क्योंकि नर्व्स के अंदर गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट एक्यूमुलेट हो रहा है। फिर आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हमारा एक एंजाइम होता है that is involved in the conversion of the lactose into galactose and glucose। वो होता है लैक्टेस एंजाइम। ये इसके अंदर डेफिशिएंसी होती है इसकी, जिसकी वजह से हमारा लैक्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टोज का कन्वर्जन नहीं हो पाता।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हो जाएगा, तो उसका ना गैस प्रोड्यूस होती है, ब्लोटिंग देखी जाती है, एज वेल एज एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं इसके अंदर, एंड डायरिया। नाउ लेट्स लुक, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कोरी साइकिल एंड व्हाट इज इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो कोरी साइकिल को ना हम लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो मसल के अंदर जो हमारा अनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है मसल के अंदर, उसको कनेक्ट करता है विद ग्लूकोन्यूजेनेसिस इन द लिवर, जिसकी वजह से ये जो लैक्टेट यहाँ प्रोड्यूस होता है, ये जो लैक्टेट हमारा यहाँ प्रोड्यूस होता है मसल के अंदर, उसको एक तरीके से रिसाइकल करता है। अब इसके अंदर पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स में होता क्या है। अनारोबिक कंडीशन में हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोलिसिस अनारोबिक कंडीशन में हो जाती है, तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट। अब पायरुवेट अनारोबिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में, जिसके अंदर हमारा रिडक्शन हो जाता है पायरुवेट का इनटू लैक्टेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और जनरेट करता है NADH विच हेल्प इन द, जो अलाउ करता है ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करने में। ये जो लैक्टेट होता है ना, ये फिर रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इट एंटर्स मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर। ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस में मदद करता है, एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो लैक्टेट कन्वर्ट हो जाएगा अगेन बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज से, फिर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोन्यूजेनेसिस, जो यूटिलाइज करता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। फिर यही न्यू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ब्लड में जाएगा, ब्लड से मसल्स के अंदर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इसका होता क्या है कि ये मतलब जो हमारा लैक्टेट प्रोड्यूस होता है मसल्स के अंदर, उसका अक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द मसल्स। ठीक है, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जब ये NAD+ प्रोवाइड करता है तो वो कंटिन्यू करता है ग्लाइकोलिसिस से, जिसके पास 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, इससे हमारा एनर्जी का सिस्टम बना रहता है। फिर आता है मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्यूरिंग फास्टिंग, जैसे लैक्टेट गया, लैक्टेज ग्लूकोन्यूजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज सप्लाई मेंटेन करता है ये टू द टू द ब्रेन एंड मसल, क्योंकि हमारे ब्रेन को रिक्वायर होता है 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फुली डिपेंडेंट होता है इसके अंदर, तो हमें पता चल गया। और लैक्टेट का एक्यूमुलेशन को भी प्रिवेंट करता है। फिर ये यू गाइस कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये पूरी साइकिल बनानी होगी आपको और उसको एक्सप्लेन भी करना होगा दोनों कंपार्टमेंट्स को, लाइक मसल के अंदर से कैसे पायरुवेट, मतलब ये, और फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ग्लूकोन्यूजेनेसिस इन्वॉल्व्स 2 कंपार्टमेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पायरुवेट बाय, देखो इसके अंदर जो हमारा इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, जिससे हमारा ग्लूकोन्यूजेनेसिस में पायरुवेट फॉर्म हो रहा है और पायरुवेट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। जब हमारा पायरुवेट साइटोसोल में जनरेट होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है टू द माइटोकॉन्ड्रिया, या वरना माइटोकॉन्ड्रिया में जो एलानिन प्रेजेंट होता है उससे पायरुवेट फॉर्म होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है टू ऑक्सैलो एसीटेट, वो क्या होता है, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होता है बाय पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये हमारा किधर प्रेजेंट होता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज हमारा माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रियल में प्रेजेंट होता है टू फॉर्म फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसके अंदर पायरुवेट पहले बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट, देन ऑक्सैलो एसीटेट अगेन रिएक्ट विद GTP to form phosphoenol pyruvate. Before that, oxaloacetate needs to be released into the cytosol. For that, there is no mitochondrial ट्रांसपोर्टर, और यू कैन से ऑक्सैलोएसीटेट का कोई ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द मैलेट, तो ये मैलेट में कन्वर्ट होगा बाय माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजनेज।
मैलेट रिलीज हो गया, मैलेट साइटोसोल में गया, जल्दी से ऑक्सीडेशन हो गया और कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट में। ऑक्जेलो एसीटेट जीटीपी में गया, सॉरी जीटीपी के साथ रिएक्ट करा टू फॉर्म फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फर्दर रिएक्शंस में करेगा ग्लूकोन्यूजेनेसिस के, जैसे फॉस्फो, जैसे हमारे पास आएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और इसका ना एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा फ्रक्टोज बिस फॉस्फेटेज 1। देखो इसके अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट के कन्वर्जन के लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और व्हेन लैक्टेट के, जब लैक्टेट प्रिकर्सर होता है ग्लूकोन्यूजेनिक, लैक्टेट प्रोड्यूस हुआ मसल के अंदर कोरी साइकिल के थ्रू मसल में लिवर में पहुंच गया, लिवर के हेपेटोसाइटोसोल में कन्वर्ट हो गया पायरुवेट ने, पायरुवेट एंटर करा माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका ना मैलेट में कन्वर्ट नहीं होता, पीईपी में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक आइसो एंजाइम होता है पीईपी कार्बोक्सिकाइनेज का, दैट इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और वो वही सेम रिएक्शंस करेगा gluconeogenesis के। Okay, that's why. Now let's have a look at another question. Here we have why. Show how pyruvate is converted to phosphoenol pyruvate. Give the enzyme and coenzymes and regulators involved in the reaction. इसके अंदर ना it requires highly two hexagonic steps और reaction. फॉस्फोराइलेशन पायरुवेट का डायरेक्टली नहीं होता, बल्कि एक सीक्वेंस होता है रिएक्शन का, जिसमें पहला ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। देखो ये आ गया हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल, ये इसने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर बायोटीन, एटीपी को यूज करा जल्दी से, और किस में कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट में, वही हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। अब ये एक्सागोनिक डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जो हमारा CO2 एंटर कर रहा था ना ऑक्जेलो एसीटेट में, वो निकल रिलीज हो जाएगा बाय पीपी कार्बोक्सीकाइनेज ग्वेनो, जिसके अंदर हमें जीटीपी यूज होगा। जीटीपी का जो फॉस्फेट ग्रुप होगा ना, वो पीपी पे मतलब पीपी का जो ग्रुप होता है ना कार्बोनिल ग्रुप, उस पे जाके अटैक करेगा और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा पीईपी में। अब देखो रेगुलेशन, देखो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज तो हमारा रेगुलेटेड होता है, एक्टिवेट होता है जब एसिटाइल कोए का लेवल ज्यादा होते हैं, और जब पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज इज रेगुलेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन, जब फास्टिंग होती है और जब मतलब स्टारवेशन होता है या हाई ग्लूकागॉन लेवल्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ऑफ दिस एंजाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम पर पूछिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइए। आगे बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली इस काम को करेंगे और भी ज्यादा चीजों को इंप्रूव करेंगे, कंटेंट क्वालिटी हर चीज को इंप्रूव करेंगे विद टाइम। और बाकी उसमें आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंगली फिर चीजों को जो है वो कस्टमाइज किया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।